साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोनेट नंबर 138 को, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इस सोनेट को विलियम शेक्सपियर ने अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका डार्क लेडी को एड्रेस किया है। क्योंकि तुम जानते हो विलियम शेक्सपियर ने जो 154 सोनेट की एक सीरीज लिखी थी, उनमें से 127 से लेकर के 152 तक के सोनेट जो हैं विलियम शेक्सपियर ने अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं। और ये संख्या 138 इन्हीं के बीच में आती है, इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि जो सोनेट नंबर 138 है ये अपनी प्रेमिका डार्क लेडी के लिए संबोधित किया है। क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी के लिए तो कभी कुछ लिखा ही नहीं, बस डार्क लेडी के लिए 127 से लेकर के 152 तक के सोनेट को लिखा है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि जो सोनेट नंबर 138 है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो एन इंग्लिश सोनेट बोल सकते हो, शेक्सपियरियन सोनेट बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश सोनेट, जो हमारे इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट दोनों एक ही नाम है। इसमें कितनी 3 क्वार्ट्रेन होते हैं। क्वार्ट्रेन क्या होता है? जिसमें 4 लाइनों के एक स्टेंजा को हम क्या कहते हैं? क्वार्ट्रेन कहते हैं। जिसमें एक फाइनल राइमिंग कपलेट लगा होता है, और कपलेट क्या होता है? जिसमें 2 लाइनें होती हैं। ठीक है, यानी कि दोहा टाइप का वो अंत में लगा होता है। आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ये तो हो गया, यानी कि 3 क्वार्ट्रेन होंगे और क्या लगा होगा? एक कपलेट होगा। और इसमें जो 138 नंबर का सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, इसमें इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। क्योंकि कीवर्ड, किसी भी सोनेट को पढ़ाने से पहले उसके कीवर्ड को जानना बहुत जरूरी है। हम सारे कीवर्ड बताने के बाद में सोनेट नंबर 138 को हिंदी में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन भी करेंगे। और इसके बाद में अंत में लगभग 50 प्रश्नों का पूरा सेट बना करके देंगे, यानी कि पूरा का पूरा टेस्ट पेपर होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। और जो भी पता हो उनको कमेंट बॉक्स में देना है, वो मैं लास्ट में आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बस हमने क्या बताया, और इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी है भाई? तो राइमिंग स्कीम उनकी भाई ट्रेडिशनल राइमिंग स्कीम है, जो हमेशा अपने सोनेट्स में ये यूज करते हैं। ठीक है, और कौन ज़्यादातर इनके 3 सोनेट को छोड़ करके ज़्यादातर की राइम स्कीम, एक सोनेट नंबर जो 99 है उसमें 15 लाइनें हैं, उसका थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। एक सोनेट नंबर 126 जिसमें 12 लाइनें हैं। एक सोनेट नंबर 145 है, ठीक है, जिसमें ये आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज करते हैं। तो ये कुछ 2-3 सोनेट हैं जिसमें ये राइमिंग स्कीम इनकी फॉलो नहीं होती है, बाकी सभी में यही राइमिंग स्कीम इनकी फॉलो होती है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और डबल जी, ये जरूर ध्यान बनाए रखिएगा। क्योंकि राइमिंग स्कीम, हमारे राइमिंग स्कीम है या किस में लिखा है? आयम्बिक पेंटामीटर इसका इसमें यूज किया गया है। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट या इटालियन सोनेट में शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट में कितने क्वार्ट्रेन? 3 क्वार्ट्रेन होते हैं, एक कपलेट होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान बनाए रखना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या ध्यान बनाए रखना है कि इस सोनेट का भैया थीम क्या है? आपको थीम जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि थीम से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो ट्रुथ, लाइज एंड लव क्या है? इसका थीम क्या है? ट्रुथ, लाइज एंड लव। और अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट, द पोएम वाज प्रोबेबली रिटन इन अर्ली। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इसको लिखा कब गया, सोनेट नंबर 138 को विलियम शेक्सपियर ने कब लिखा, तो ध्यान बनाए रखिएगा 1590 में। प्रोबेबली कोई निश्चित नहीं है, लेकिन 1590 में इसको माना जाता है कि इसे लिखा गया। इसके बाद में इस सोनेट को लिखा 1590 में गया, तो फिर इसको पब्लिश कब करवाया गया, कब इंक्लूड किया गया? तो दिस सोनेट वाज इंक्लूडेड, किसमें इंक्लूड किया गया? एक इनका एंथोलॉजी आई थी, 20 पोइम्स का कलेक्शन था जो कि, ठीक है, और उसका नाम था द पैशनेट पिलग्रिम्स, और ये आई थी 1599 में। फिर रिपीट कर देते हैं, 1599 में आई थी। कौन? इनकी एक क्या थी? एंथोलॉजी थी। और इस एंथोलॉजी में टोटल कितनी पोइम थी? 20 पोइम्स का कलेक्शन था। और उस 20 पोइम के कलेक्शन की जो एंथोलॉजी थी उसका नाम था पैशनेट पिलग्रिम, जो कि 1599 में इसमें सबसे पहली बार पब्लिश की गई थी। इस सोनेट को, कौन से सोनेट को? सोनेट नंबर 138 को सबसे पहली बार पब्लिश किया गया। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया? इनका नाम याद रखना, विलियम जयगार्ड। क्या नाम था? विलियम जयगार्ड के द्वारा। देखिए 2 नाम, सबसे पहली बार कब आई थी? 1599 में पैशनेट पिलग्रिम में किसने पब्लिश की? तो विलियम जयगार्ड ने। क्या थी ये? एंथोलॉजी थी। टोटल पोएम्स कितनी थी? 20 पोएम्स थी। ठीक है, अब इसके बाद में दोबारा से इसको कब पब्लिश करवाया गया? दोबारा तो 20 मई 1609 को, यानी कि 20 मई 1609 को। और इस बार जब 20 मई 1609 को जब ये सोनेट सीक्वेंस आया था, तो ये किसके द्वारा पब्लिश करवाया गया था?
तो ये थॉमस थॉर्प के द्वारा, ये दोनों नाम याद बनाए रखना, यानी कि पैशनेट पिलग्रिम जो एंथोलॉजी थी वो विलियम जैगार्ड के द्वारा पब्लिश करवाई गई थी। और इसके बाद जो 1609 में इनके सोनेट्स कलेक्शन, सोनेट्स का एक कलेक्शन आया था, तो वो किसके द्वारा पब्लिश करवाया गया था? थॉमस थॉर्प के द्वारा। ये दोनों नाम आपको वैल्यूएबल हैं, दोनों नाम आपको याद बने रहना चाहिए। ठीक है, इतना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन सोनेट नंबर 38 को। स्टेंजा नंबर पहले में देखिएगा, हमने सारे की फैक्ट्स आपको डिस्कस कर ही चुका हूं, क्योंकि की फैक्ट्स से भी हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली लाइन, ठीक है। बेन मीन्स जब माई लव मेरा प्यार, स्वेयर्स मीन्स कसमें खाता है, स्वेयर मीन्स होता है कसमें खाना, डेट की सी इज बाय मेड ऑफ ट्रुथ, सच की बनी हुई है। अरे भैया सच की थोड़े ना बनी होगी, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि वो सच बोल रही है, यानी कि जब मेरा प्यार कसम खाता है कि वह सच की बनी है, अर्थात वह सच बोल रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं कसम खा करके कह रही हूं, मैं कसम खाती हूं कि मैं सच बोल रही हूं। जब वो इतना प्रेशर दे करके कहती है मैं कसम खाती हूं मैं सच बोल रही हूं, तो आई डू बिलीव हर, मैं भी उसका विश्वास कर लेता हूं। आई मीन्स मैं, डू बिलीव विश्वास करना पड़ता है, यानी कि कर लेता हूं, हर मीन्स उसका, दो यद्यपि आई नो मैं जानता हूं, सी लाइज वो झूठ बोल रही है, यद्यपि मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रही है। अब दोनों लाइनों का एक बार मीनिंग समझ लीजिएगा क्या हुआ। जब मेरा प्यार कसम खाता है कि वह सच बोल रही है, मैं कसम खा करके कह रही हूं मैं सच बोल रही हूं, तो मैं भी उसकी बातों में विश्वास कर लेता हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रही है। अर्थात हमें दो लाइनों से ही पता लग रहा है कि यहाँ कवि और उसकी जो प्रेमिका के बारे में बड़ी दिलचस्प कहानी बताई गई है, बड़ी दिलचस्प चीजें बताई गई हैं, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे से प्रेम करने के लिए झूठ बोलते हैं। और किस तरीके से बोलते हैं वो उन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। तीसरी लाइन हमारी कहती है डेट मीन्स की सी माइट थिंक, सी मीन्स वह, माइट थिंक वो सोचती है, मी मुझे, सम अनट्यूटर्ड, सम अनट्यूटर्ड का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड, ट्यूटर्ड पढ़ा लिखा, अनएक्सपीरियंस्ड अनुभव वाला ट्यूटर्ड होता है, और अनट्यूटर्ड का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि जिससे अनुभव ना हो, अनट्यूटर्ड यूथ समझती है। यानी कि अब वो ये कहती है कि जब मैं उसकी झूठी बातों में विश्वास कर लेता हूं तो वह मेरे बारे में क्या सोचती है, ये तीसरी लाइन में उन्होंने बताया है। वो मेरे बारे में सोचती है कि मैं एक अनट्यूटर्ड, अनएक्सपीरियंस्ड, भोला भाला युवक हूं, एकदम नादान सा युवक हूं, कुछ जानता ही नहीं हूं, जो दुनिया की, यानी कि अनलर्ड, उसने सीखा ही नहीं, अनलर्ड, लर्न का मतलब होता है सीखना, अनलर्न का मतलब होता है जिसने सीखा ही नहीं, इन दी वर्ल्ड, दुनिया की, अपॉस्ट्रोफी एस लगाए तो इसका अर्थ होता है काकी के, यानी कि दुनिया की, फॉल्स मींस झूठी, सबटेलिटीज का मतलब होता है चालाकियों को, यानी कि उसने उनकी झूठी सबटेलिटीज, चालाकियों से अनजान है, उसने सीखा ही नहीं उन सब चीज़ों को। अर्थात वह मेरे बारे में सोचती है कि मैं एक अनट्यूटर्ड, अनएक्सपीरियंस्ड, भोला भाला नवयुवक हूँ, जो दुनिया की झूठी सबटेलिटीज, जो चालाकियाँ होती हैं उन चालाकियों से अनजान हूँ, अर्थात जो अभी तक इस दुनिया के तौर तरीकों को समझ नहीं पाया है। मैं एक वैसा ही जवान, यानी कि यंग आदमी हूं। उसके कहने का पूरे पैराग्राफ को मैं एक बार बेहतरीन तरीके से बता देता हूं, समझ लीजिएगा कि मेरी महबूब जब कभी उठाती है वफा की कस्में, जब कभी उठाती है वफा की कस्में, तो मैं भी किया करता हूं एक बार उनका विश्वास गुलस्ता कर ही लेता हूं, यानी कि जब कि मैं जानता हूं कि वह मुझसे झूठ कह रही है, फिर भी मैं उसकी बातों में विश्वास कर ही लेता हूं और उसके प्यार की तारीफ करता हूं। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा इसलिए करता हूं, मैं उसके प्यार की तारीफ, यानी कि वो झूठ भी बोलती है तो उसके झूठ का भी साथ इसलिए देता हूं क्योंकि ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं भी अंदर से क्या हूं? जवां हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि कह सकूं या कर सकूं साबित कि मैं अंदर से जवां हूं, निहायत एकदम सीधा साधा हूं, मुझ में जमाने की कोई चालाकियां अभी नहीं आई हैं मुझ में, मगर एक कुछ अब अगले
मुझ में जमाने की दुनिया की कोई चालाकियां, ये झूठी चालाकियां अभी नहीं आई हैं। अब दूसरा पैराग्राफ भाई साहब देख लीजिएगा कितना मजेदार है और क्या कहता है। 10 मीन्स इस प्रकार बैनली, थोड़ा लंबा जरूर होगा वीडियो लेकिन एकदम बेहतरीन, एक ही वीडियो में आपको चीजें समझ आ जाएंगी। 10 इस प्रकार, बैनली का मतलब होता है बेकार होना, व्यर्थ, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। थिंकिंग, सोचना, अब तो यार सोचना बेकार है, अब तो इस प्रकार हमें सोचना अब बिल्कुल बेकार है डैड की। क्या सोचना बेकार है? सी थिंक्स मी यंग, सी मीन्स वह, थिंक्स मीन्स सोचती है, मी यंग मुझे क्या समझती है? युवा समझती है। हकीकत जानती है मेरी वो कि अब मैं कहां नौजवान हूं, यानी कि तहे दिल से, लेकिन मैं उसकी जुबां की दाद देता हूं। अर्थात यहां पर सिंपल भाषा में हम ये कहें कि इस प्रकार ये व्यर्थ का ही सोचना है। 10 मीन्स इस प्रकार बेनली, व्यर्थ का थिंकिंग सोचना है। डैड की सी थिंक्स मी यंग, कि वह जो दिखावा करती है कि मैं एक यंग आदमी हूं, वो भी झूठ बोल देती है। जब वो झूठ बोलती है तो मैं तो कह ही देता हूं, लेकिन वो भी मुझे झूठ बोल देती है। क्या मैं नहीं जानता? मैं देर रात अपने आप को देखता हूं कि मैं कितना जवान हूं, कितना बूढ़ा हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे जवान बोल देती है। यानी कि जो दिखावा करती है कि मैं एक यंग आदमी हूं, एक नासमझ आदमी हूं, वह ये सब बेकार का दिखावा करती है। कौन? उसकी प्रेमिका। अल्दो यद्यपि सी नोज, वो भी जानती है, यद्यपि वो भी जानती है, माई डेज आर पास्ट, मेरे दिन व्यतीत हो चुके हैं, दी बेस्ट, जो सबसे अच्छे थे। देखो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों में सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं? जवानी के होते हैं। जो जवानी में आनंद होता है वो ना बचपन ना बुढ़ापे में होता है। ठीक है, तो इसीलिए कवि कहता है कि अल्दो यद्यपि सी नोज, वो जानती है, माई डेज, मेरे दिन, आर पास्ट, गुजर चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं, दी बेस्ट, और कौन से बेस्ट, कौन से सबसे अच्छे दिन? जो जवानी के थे, यानी कि जब मैं युवावस्था में था, जब मैं जवान था, वो दिन अब हमारे व्यतीत हो चुके हैं। ये बात वो भी जानती है। कौन? उसकी प्रेमिका। लेकिन फिर भी कह देती है, झूठ बोल देती है कि तुम जवान लगते हो, तुम युवा लगते हो। यद्यपि वह जानती है कि मेरे जवानी के दिन जो सबसे अच्छे थे गुजर चुके हैं, अर्थात वे अच्छे से जानती है। कौन वह अच्छे से जानती है? उसकी प्रेमिका, कि मेरे जवानी के दिन ढल चुके हैं। सिंपली आगे तीसरी लाइन में कहती है, सिंपली आई क्रेडिट हर, मैं भी उसे क्रेडिट दे देता हूं। सिंपली आई क्रेडिट हर, फॉल्स, हर मीन्स उसको, उसको किसको? प्रेमिका को, अपनी। ओके, फॉल्स, झूठी, स्पीकिंग टंग। अब स्पीकिंग टंग का मतलब भाई, फॉल्स स्पीकिंग टंग, झूठ बोलने वाली जीभ। तो जीभ थोड़ा ना झूठ बोलती है, झूठ तो भाई इंसान बोलता है। तो यहां पर उन्होंने कहा जब भी वो इंसान झूठ बोलता है तो मैं भी उसे क्रेडिट दे देता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि सिंपली मैं भी उसकी इन झूठी बातों को मान लेता हूं, सिंपली मैं भी उसकी इन झूठी बातों को मान लेता हूं, विश्वास कर लेता हूं। और इस प्रकार ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, 10 मीन्स इस प्रकार, इस सिंपल ट्रुथ, जो हमारा साधारणता सच है, साधारण सा तुच्छ सा सच है, वो सप्रेस्ड कर लिया जाता है। सप्रेस्ड का मतलब होता है दबा लिया जाता है, छुपा लिया जाता है। हम अपना सच छुपा लेते हैं, सॉरी, हम उसका सच छुपा लेते हैं और वो मेरा सच छुपा लेती है। तो इसका अर्थ ये हुआ, इस प्रकार दोनों तरफ से सच को दबा दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया। इस तरीके से कोई भी साइड सच्ची नहीं थी, कोई भी साइड, ना प्रेमिका वाली साइड सच्ची थी, ना स्पीकर वाली साइड सच्ची थी, ना ही स्पीकर सच बोल रहा था और ना ही उसकी बिलव्ड प्रेमिका सच बोल रही थी। स्टेंजा नंबर 3 देख लीजिएगा। तो अब तो क्लियर हो गया होगा, कहो तो स्टेंजा नंबर 2 जो है बहुत प्यारा भरा है, उसमें कोई इशू नहीं है कि नौजवान, उसने क्या हकीकत जानती है वो मेरी, अब मैं कहाँ नौजवान हूँ, तहे दिल से, लेकिन मैं उसकी जुबान की दाद देता हूँ। यानी कि मजबूर किया जिसने सच को दबाने पर, ना वो माने कसूर अपना, ना मैं मानूं खता अपनी। मोहब्बत पर, मोहब्बत में वफा और उम्र को परखा नहीं जाता। अगली लाइन में भाई साहब मजा आएगा, तब देखना। तब वो कहता है यहां पर, बट लेकिन, 3rd स्टेंजा देखिएगा अच्छे से, बट लेकिन, भेयर फोर। अच्छा, भेयर फोर का मतलब क्या होता है? यहां पे भेयर फोर का मतलब होता है फिर क्या कारण है, क्या या किस लिए, किस कारण। तब वो यहां पे कहती है, क्वेश्चन करती है कि तो वह क्यों नहीं मान लेती? बट लेकिन, Wherefore says she not, she is unjust,
यहां पे अनजस्ट का मतलब क्या है? अनजस्ट का मतलब बेसिकली झूठे के लिए, यहां पर अन्याय के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए प्रयोग होगा। तो वह क्यों नहीं मान लेती कि वह झूठी है? आगे एंड मीन्स और भेयर फोर से नॉट आई डेट आई एम ओल्ड। फिर ऐसा क्या कारण है कि वह सच्चाई नहीं बताना चाहती, और मैं क्यों नहीं मान लेता कि मेरी उम्र भी हो चुकी है, अर्थात मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। दोनों लाइनें एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, समझ लीजिए। तो वह क्यों नहीं मान लेती, वह कौन, उसकी प्रेमिका क्यों नहीं मान लेती कि वह झूठी है? ऐसा क्या करना है उसकी प्रेमिका में कि वो, उसकी प्रेमिका जो है उसे कोई सच्चाई बताना नहीं चाहती? शायद उसके अंदर ये डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये जो प्रेम संबंध है, ये जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए अगर मैं सच बता दूं। क्योंकि सच बोल देने से रिश्ते टूट जाते हैं। सच किसी ने कहा है, अगर झूठ बोलने से रिश्ता अगर आपका बना रहता है तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। इससे अच्छा है सच बोलने से अगर रिश्ता टूटता है तो झूठ बोलते रहो। नेक्स्ट, तो वही बात यहां पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं, मेरे कोई शब्द नहीं है, सब विलियम शेक्सपियर के हैं, मैं तो बस अपनी जुबान को एक आवाज देकर के आपको क्लियर कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, अब ये दूसरी लाइन में, तीसरे स्टेंजा की दूसरी लाइन में ये क्या कहते हैं, और मैं क्यों नहीं मान लेता, एंड देयरफॉर से नॉट आई, और मैं क्यों नहीं मान लेता डेट की आई एम ओल्ड, कि मैं बूढ़ा हूं या मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिर कहता, ओ अरे लव्स बेस्ड हैबिट, लव्स बेस्ड हैबिट, ओह पता है प्यार की सबसे अच्छी आदत क्या है? लव्स अपोस्ट्रोफियस लगा है तो प्यार की, अब बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी, हैबिट मींस आदत। ओ पता है आपको कि प्यार की सबसे अच्छी आदत क्या है? तो सबसे अच्छी आदत है, इज मींस है इन सीमिंग ट्रस्ट, एक दूसरे में विश्वास बनाए रखो, यानी कि सीमिंग ट्रस्ट, भरोसे का दिखना एक दूसरे में। जो प्रेमी और प्रेमिका हैं, यानी कि जो लवर्स हैं, उन दोनों के बीच दरमियान क्या भरोसे का दिखना बहुत जरूरी है, अर्थात एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्यार की सबसे अच्छी आदत ये भी है कि हम एक दूसरे में प्यार का दिखावा करने का प्रयास करते हैं, भले ही हमें उसमें विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी तुम जो कह रहे हो वो सही है, सच है। ठीक है, अब आगे लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की देखिएगा, एंड एज, यहां पर एज से मतलब उम्र नहीं है, यहां पर पर्सोनिफाइड एज को किया गया है, और एज का मतलब है बूढ़ा व्यक्ति। एंड एज इन लव, इन लव मीन्स प्यार में पड़ा हुआ, एज इन लव का मतलब एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो प्यार में पड़ा हुआ हो। लव्स प्यार करता है, नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड, नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, सॉरी ईयर्स अपनी आयु को, टोल्ड बताना नहीं चाहता, नॉट टू हैव नहीं बताना चाहता, ईयर्स टोल्ड। अब देखिएगा यहां से क्लियर आपको बेहतरीन समझ आ जाएगा, मैं यहां पर और करीबन 1 मिनट में सब पूरी लाइन एकदम बेहतरीन क्लियर कर दूंगा। समझिए, वो यहां पे आखिर सिर्फ एक ही सच है, सच है, और जो एज्ड पर्सन होते हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग जो प्यार में पड़े होते हैं, उन्हें अपने लवर्स के सामने, यानी कि अपनी प्रेमिका या प्रेमी के सामने अपनी उम्र का खुलासा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसको? जो एज्ड व्यक्ति हैं। अर्थात हम यहां पर यह कह सकते हैं कि ना वो माने कसूर अपना, न मैं मानूं खता अपनी, मोहब्बत में वफा और उम्र को परखा नहीं जाता, मोहब्बत में दिखावे का यकीन दिलचस्प होता है, बस यही सिलसिला जारी है हम दोनों में मुद्दतों से। अर्थात उसके कहने का मतलब यही है। अब लास्ट में देखो राइमिंग कपलेट क्या है, हम अपना रिश्ता बचाने के लिए मुद्दतों से यही सिलसिला जारी है, वो मुझसे झूठ बोलती है और मैं उससे झूठ बोलता हूं। अगला वो क्या कहता है कि देयरफॉर अतः आई लाई विद हर, मैं उससे झूठ बोलता हूं, आई लाई विद हर, और सी विद मी, और वो मुझसे झूठ बोलती है। एंड मीन्स और इन आवर फॉल्ट्स, इन आवर फॉल्ट जो हमारे फॉल्ट हैं, फॉल्ट का मतलब कसूर, दोष, यानी कि इन आवर फॉल्ट बाय लाइज, लाइज का मतलब झूठ से। बी फ्लेटर्ड, बी मीन्स हम, फ्लेटर्ड का मतलब होता है खुश होना, बी हम खुश हैं, अर्थात इसलिए मैं उससे झूठ बोलता हूं, इसलिए देयरफॉर मीन्स अतः या इसलिए, आई लाई मैं उससे झूठ बोलता हूं, और सी विद मी और वह मुझसे झूठ बोलती है, और हमारे दोष व कसूर होने के बावजूद ये झूठ हमें खुशी प्रदान करता है।
यानी कि जब भी कोई झूठी प्रशंसा हमारी करे, लेकिन प्रशंसा तो प्रशंसा है, अच्छी लगती है सुनने में, तो ये झूठ हमें खुशी प्रदान करती है, हमें अच्छा महसूस कराती है। ठीक है, तो इसीलिए वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किस लिए, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ये इसका राइमिंग का प्लेट है, आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, और ये हम लोगों का आज ये खत्म भी हो गया, सोनेट नंबर जो 138 है। तो यही चीज़ ध्यान बनाए रखिएगा, मैं उससे झूठ कहता हूँ, वो मुझसे झूठ कहती है, मोहब्बत में कभी कुछ राहत बख्श होते हैं, है ना, ये सत्य है। मोहब्बत है ही ऐसी चीज़ कि क्या बूढ़ा क्या जवान क्या बच्चे, सभी को मोहब्बत हो ही जाती है। तो यहाँ पर चीज़ें विलियम शेक्सपियर किए हैं, और विलियम शेक्सपियर ने इसको सब अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर भी किया है, और मुझे लगता है आपको भी अच्छे से चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। देखो, एक टेस्ट हमने दिया है, और ये टेस्ट आपको अपने आप से खुद लगाना है। हम धीरे धीरे करके इसको नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, आप ये टेस्ट, आपको जो भी क्वेश्चन इसमें पता हो वो कमेंट बॉक्स में करके, जरूरी नहीं सभी बताना है। ठीक है, जितने पता है उतने कमेंट बॉक्स में करके आप इनको देख करके बता दीजिए। ठीक है, जो नहीं पता है उनको छोड़ दीजिए। बाकी अगर इन सभी लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास हैं, इन सभी क्वेश्चंस की मैं अगर आंसर भी आप चाहते हो तो ये एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, 20-25 मिनट हमें समझाते हुए लग गए लाइन बाय लाइन। ठीक है, और तो इसमें अगर हम ये सब चीज़ें बताएंगे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, मैं अलग से इस पर सेपरेट वीडियो विद आंसर बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल पहले आप अपनी नॉलेज को चेक करिए कि कितना आपका तैयार है ये सोनेट, क्योंकि हमें नहीं पता है परीक्षा में कहाँ से हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाए, और हमें तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करके चलना पड़ेंगी। और कॉम्पिटिटिव आपने देखा ही अभी टीजीटी पीजीटी में मेरिट कितना हम लोगों का हाई गया था, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमें हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगी, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्यूरेसी पर, और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो आप लगातार प्रैक्टिस को करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाएगी, परफेक्ट बनाएगी, और आपके स्कोर को बेहतर करेगी। ठीक है, तो ये देखो हमारे सभी क्वेश्चंस लगभग स्क्रॉल हो चुके हैं, 1-2 मिनट में इसको सब देख लीजिएगा, लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास हैं। ठीक है, ये आपको फिलहाल इतने आपने तैयार कर लिए तो बचना कुछ नहीं है उसमें से, ये पक्का है। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।